रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. Brought to you by Sevalon Swasth India Mission. Sahi Aadatein. Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन और समय है एक और मेहमान से आपका तारुफ करवाने का और साथ ही साथ डिसेबिलिटी से रिलेटेड बात करने का। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ फॉर्मर कर्नल साहब हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए कई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वॉलंटियर फॉर ब्लाइंड और उसके वो को फाउंडर हैं। डिटेल में जानेंगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कैसे वो इस सेक्टर में आए और कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं और किन पर उनको सरकार का साथ मिल रहा है और किन मुद्दों पर सरकार का साथ नहीं मिल रहा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप सर हैं जो कर्नल हैं और ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं वॉलंटियर फॉर द ब्लाइंड। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश और थैंक यू आपने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। सर, थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए, अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरा बैकग्राउंड आर्मी का है। मैं 26 साल सर्विस में था और सर्विस छोड़ने के बाद मैंने ब्लाइंड लोगों के साथ काम शुरू किया BRA न्यू दिल्ली में। धीरे धीरे मैं इन्वॉल्व होता गया। पहले जब मैं सर्विस में था तो मुझे ना विकलांगता के बारे में कुछ आइडिया था, ना ही मैं इंटरेस्टेड था। लेकिन जैसे जैसे BRA में मेरा काम बढ़ा तो मुझे बहुत सारी बातें पता चली और कुछ साल मैं BRA का सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं ब्लाइंड क्रिकेट में सेक्रेटरी रहा और तीसरा संस्था मेरी खुद अपनी संस्था जो कि मैंने स्टार्ट की थी कुछ दोस्तों के साथ मिल करके, वो है वॉलंटियर्स फॉर द ब्लाइंड और उसके साथ आज तक हूँ। पिछले 22 साल हो गए जी। तो सर, आपने कहा कि आर्मी में जब आप थे तब आपको डिसेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो BRA से कैसे जुड़े आप? मेरे पिताजी BRA के साथ वॉलंटियर थे और BRA में मिस्टर मित्तल प्रिंसिपल थे। उनके साथ उनकी दोस्ती थी। वो ब्रेल में किताबें ट्रांसलेट करते थे। मैंने उनसे कहा, अपने पिताजी से बताया कि जो काम आप कर रहे हैं ब्रेलर के ऊपर, ये तो पूरा वेस्ट है, टाइम वेस्ट, क्योंकि एक मशीन कर सकती है जो आप कर रहे हैं। तो वो इरिटेट हो करके कहते थे कि तुम ऐसी बातें करते हो तो आओ मेरे साथ और मिलो। तो मुझे लेके गए BRA के सेक्रेटरी के पास और वहां से काम शुरू हुआ।
कंप्यूटर्स का। जी, अब यह समझना चाहता हूं सर मैं आपसे कि आपने कहा कि आप बीआरए में कुछ देर सेक्रेटरी रहे और फिर ब्लाइंड क्रिकेट में भी आप सेक्रेटरी रहे, तो आप इन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने का ख्याल कैसे आया? ये ऐसे आया कि हमने देखा कि वॉलंटियर्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता और उनका इस्तेमाल भी पूरी ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए हमने सोचा कि एनजीओ, स्कूल्स ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की संस्था कोई भी नहीं है। हमने सोचा कि हम वॉलंटियर्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, ट्रेन करें और ब्लाइंड लोगों के साथ काम करें। इसलिए हम लोगों ने ये संस्था शुरू की सन 2000 में और तब से ये काम निरंतर चल रहा है। बताएं हमें अपनी संस्था के बारे में। जब आप कहते हैं कि वॉलंटियर को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप रन कर रहे हैं? हमारी संस्था ने शुरू से ही डिसाइड किया कुछ बेसिक फंडामेंटल गाइडलाइंस। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने देखा कि खास तौर से अलग अलग संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटी में कोई ब्लाइंड व्यक्ति नहीं होते थे, तो साइटेड लोग ही फैसले ले रहे हैं ब्लाइंड लोगों के लिए। हमें ये गलत लगा। हमने सोचा कि हमारी संस्था में बहुत सारे ब्लाइंड होने चाहिए और फैसले उनके साथ होने चाहिए, तो हमने एम्पावरमेंट शुरू की। हमारे संस्था के अंदर 33% ब्लाइंड मैंडेटरी है। सो बहुत सारे ब्लाइंड लोग हम अपने साथ लेते हैं और उनको प्रेफर भी करते हैं। इसके अलावा उनको डिस्कशंस में हम शामिल करते हैं। कोई भी फैसला लेना हो किसी भी स्तर का, उसके अंदर ब्लाइंड लोग जरूर साथ में होते हैं। प्लस ये भी है कि ब्लाइंड व्यक्ति अगर मेजॉरिटी में नहीं है फिर भी उसकी बात सुनी जाती है। जरूरी नहीं है कि अगर मेजॉरिटी कुछ बात बोल रही है तो उसी को हम फॉलो करेंगे। तो इसके अलावा हम लोग केवल इंडिविजुअल्स के साथ नहीं बल्कि संस्थाओं को भी सपोर्ट देते हैं। सो एनजीओज हैं, स्कूल्स हैं, रिसोर्स सेंटर्स हैं, ये सब हमारी सहायता लेते हैं। हम इनके साथ साथ काम करते हैं। जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एनजीओ की हो चाहे इंडिविजुअल की हो, हम उसे मीट करने की कोशिश करते हैं। सो ये तो हुआ जबकि इनिशिएटिव ब्लाइंड व्यक्ति के पास हुआ। इनके अलावा हम कुछ प्रोजेक्ट्स अपनी पसंद के भी चलाते हैं जिनसे ब्लाइंड व्यक्तियों का फायदा हो। हम कोई भी ऐसा टास्क नहीं लेते जिसमें ब्लाइंड लोगों का बेनिफिट ना हो। हमें दोनों के कुछ एग्जांपल्स बताएं, किस तरह की वॉलंटियरशिप आप करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, इंडिविजुअल के साथ, और जो दूसरा आपने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आपके पसंदीदा होते हैं उसमें अगर ब्लाइंड ना हो तो आप नहीं लेते, तो उसको भी लेके कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे इंडिविजुअल्स हैं, ज्यादातर वो राइटर की रिक्वायरमेंट देते हैं या एस्कॉर्ट की रिक्वायरमेंट आती है, और ये अलग अलग शहरों में देखा गया है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वॉलंटियर्स की इसी के लिए आती है। जहां तक एनजीओज या स्कूल्स का सवाल है, उनका रिक्वायरमेंट होती है कि अपने कोई भी इंटरनल इवेंट हो तो उसमें स्टाफ को उनकी कमी महसूस होती है, तो वो एडिशनल वॉलंटियर्स हमसे लेते हैं। चाहे वो अपनी कोई फंक्शन या इवेंट को कंडक्ट करना हो उसके लिए हो, या कोई सेमिनार हो उसके अंदर बहुत सारे विकलांग लोग आ रहे हैं, तो उनको सेमिनार के दौरान हेल्प करना है, इधर से उधर जाना है, एक कमरे से दूसरी जगह जाना है, खाना पीना करना है, तो हमारे वॉलंटियर्स वहां पर डिप्लॉय होते हैं। इसके अलावा किताबें चाहिए, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट चाहिए, रूल्स चाहिए, या लाइब्रेरी को बेहतर बनाना है, इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं और हम लोग उसको मीट करते हैं। ज्यादातर कहीं पे भी कोई सिंगल वॉलंटियर डिप्लॉय नहीं होता, टीम्स में हम भेजते हैं। सो अगर एक राइटर की भी रिक्वायरमेंट आती है तो हम एक से ज्यादा नुमाइंदे तैयार करते हैं और
ब्लाइंड व्यक्ति को कम से कम एक व्यक्ति तो मिले, ऐसा हम इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सभी डिसेबल्ड को बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बात करने जाता हूं तो वहां पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्लाइंड वेटरन्स को सहायता देने का प्रोजेक्ट। लेकिन अगर मैं केवल ब्लाइंड की बात करूं, वहां मिनिस्ट्री में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो इसलिए पर फोर्स ये प्रोजेक्ट को बढ़ाना पड़ा और इसके अंदर सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी शामिल करके हमने प्रोजेक्ट शुरू किया। 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, आज तक चल रहा है। मुझे आज पता है कि कितने ब्लाइंड फौजी हैं, वेटरन हैं, कितने सर्विस में हैं, ये फिगर्स मेरे पास अवेलेबल। पर ये हमारा एक ही प्रोजेक्ट है, हमारे पास और भी प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को नौकरी चाहिए तो कहाँ पे संपर्क करना है, अगर उसको ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो क्वालिफिकेशन हासिल करे, उसके लिए कहाँ जाना है, किसी को जानकारी नहीं है तो जानकारी हम अवेलेबल कराते हैं। और ये सारा कुछ हम इंटरनल अपनी संस्था से नहीं लेते हैं, हम बाकी जितने भी डिसेबिलिटी सेक्टर में संस्थाएं काम कर रही हैं उन सब के साथ जुड़ करके, हाथ मिला करके उनसे भी बेनिफिट लेते हैं ताकि ब्लाइंड व्यक्ति को बेस्ट जानकारी मिल पाए। तो बेसिकली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो नेटवर्किंग है कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो आप उन्हें बता दें कि आप इनसे कांटेक्ट करें, अगर किसी को एजुकेशन चाहिए तो आप कहेंगे काउंसलिंग की आप इनके साथ बात कीजिए, जहां आप उनके साथ काउंसलिंग करेंगे। 2 सवाल हैं, एक कितने वॉलेंटियर आपके पास हैं, या दूसरा सवाल क्या किसी तरह की कोई ट्रेनिंग या लीगल राइट को लेके कुछ इंडिविजुअल तौर पे आप लोग प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे फिजिकली? हाँ जी, करते हैं। अभी जो राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड का काम है ये अकेले नहीं हुआ कर सकते, ये 30-40 संस्थाएं मिल करके कर रही हैं और राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड में बहुत काम चल रहा है देश के अंदर और हम उन सारी संस्थाओं में से एक संस्था हमारी भी है। इसमें जो इनपुट्स हैं, जो विचार हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी हम अपनी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशंस मांगी हैं रिगार्डिंग एजुकेशन पॉलिसी का रिव्यू हो रहा है। उन्होंने बोला कि जी हमें कुछ आप सजेशंस दीजिए, तो बहुत सारी संस्थाओं ने सजेशंस दी, हमने भी दी। और हमारी सजेशंस, हमने अपने विचार नहीं डाले, हमने जिन रिसोर्स पर्सन्स, जिन स्पेशल एजुकेटर्स के साथ हमारा संपर्क है उनके साथ पहले अपने रिकमेंडेशंस को वैलिडेट कराया, चेक कराया, उनके साथ प्रेजेंटेशन दे करके, और फिर जब हमने रिकमेंडेशंस आगे भेजी तो उन स्पेशल एजुकेटर्स के नाम भी साथ साथ में जोड़ करके हमने भेजी है। तो इस तरीके से नेशनल लेवल के ऊपर भी या इंडिविजुअल लेवल पे दोनों पे काम चल रहा है। कितने वॉलंटियर हैं आपके पास? करीब 16 शहरों में 400 वॉलंटियर हैं। और लोग कैसे रीच आउट करते हैं? क्या कोई हेल्पलाइन रन करते हो आप, लोग ईमेल करते हैं, वेबसाइट से जाते हैं, कैसे लोग आपके साथ जुड़ते हैं? हम वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा जोर देते हैं। हम हर शहर में अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं और जो इंटरेस्टेड है उसको अपने साथ जोड़ते हैं और ब्लाइंड लोगों को खास तौर से प्रेफर करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें। हमारे पास ढेर सारे ब्लाइंड वॉलंटियर्स हैं जो कि हमारा साथ देते हैं, वो भी दूसरे ब्लाइंड लोगों को सहायता देना चाहते हैं। नहीं तो ये तो ठीक है कि वर्ड ऑफ माउथ, लेकिन अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहें उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है और उनको ये मदद लेनी है, जहाँ आपके साथ वॉलंटियर बनना है? कुछ तो कोई फोन नंबर या ईमेल, कुछ तो आपका स्ट्रक्चर होगा ना। और ये क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? हमारी संस्था 2002 की रजिस्टर्ड है और जहाँ तक हमारे संपर्क का सवाल है, हमारी एक हेल्पलाइन भी है और इसके अलावा वेबसाइट भी है,
किसी के ऊपर ये जरूरी नहीं है कि आप केवल उस फोन नंबर पे ही बात करें जो भी आपको पता चलता है हमारा मेंबर है, उसके साथ आप बातचीत करते हैं और बोलते हैं कि जी मैं जुड़ना चाहता हूं, तो या मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे को जानकारी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी सहायता से हमारा डायरेक्ट संपर्क हो जाता है इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। फिर हमारे जो सदस्य उस शहर में काम कर रहे हैं वो उसे डिटेल बताते हैं, अगर उसको अच्छा लगता है तो वो जुड़ जाता है। जी, थोड़ा सा हमें बताएं कि जो डिसेबल्ड वेटरन्स हैं उनकी क्या समस्याएं होती है और कैसे आप लोग उन्हें एम्पावर करते हैं। डिसेबल्ड वेटरन्स की समस्याएं ये हैं कि पहली बात तो जो तीनों सर्विस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी डिसेबिलिटी के ऊपर जानकारी बहुत कमजोर है। ये समझते हैं कि अगर हमने अलाउंसेस दे दिया और इतने पैसे नियुक्त कर दिए तो वो काफी है। हमने बहुत जोर लगाया उनको बताने के लिए कि डिसेबिलिटी सर्विसेज चाहिए, पैसा सभी को चाहिए, लेकिन दैट कैन नॉट बी द एंड। ये तो बिगिनिंग है, पैसों के साथ तो शुरुआत होती है। तो जो अलाउंसेस आप ठीक समझते हैं आप दे रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन वहां से आगे बढ़िए। और बहुत सारे डिसेबिलिटी सर्विसेज देश में अवेलेबल हैं जो पहले लिमिटेड थी, अब तो फैल चुकी हैं। हर स्टेट में अच्छे अच्छे संस्थाएं खुल गई हैं, काम कर रही हैं, लेकिन इन फौजियों को पता नहीं चलता है। इसलिए एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी चाहिए जिसको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि नेशनल स्तर के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही एक ऐसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडी हो जो कि इन वेटरन्स को डायरेक्ट करे टू द राइट एनजीओ और उस एनजीओ से उनको बेनिफिट मिल पाए। अभी तक हम सक्सीड नहीं कर पाए। और इंडिविजुअल केसेस आते होंगे आपके पास वेटरन के, अगर कोई ब्लाइंड हो गया या डिसेबल्ड हो गया, आगे हम क्या करें, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ अवेयरनेस की कमी रहती है, तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ हुए? बहुत सारे हैं। मैं जब भी कहीं दूसरे शहरों में ट्रैवल करता हूं तो जरूर मिलता हूं बहुत सारे वेटरन्स के साथ जो विकलांग हैं। ब्लाइंड की तरफ से मेरे पास 800 लोगों का डेटाबेस है। दूसरी डिसेबिलिटीज के कम है, लिखा है वो हमारी संस्था के द्वारा कांटेक्ट करते हैं और उनको हम बार बार यही बात बोलते हैं कि हम आपको जानकारी दे सकते हैं इस वक्त और उस जानकारी से आप अपना सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मली इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही हो पाएगा। जैसा आप बात कर रहे हैं कि अलाउंसेस काफी नहीं होते, अलाउंसेस के साथ साथ सर्विसेज की, जो किस तरह की सर्विसेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है जब कोई वेटरन ब्लाइंड हो जाता है, जब डिसेबल्ड हो जाता है? सबसे पहला व्हाट आर द बेसिक थिंग्स वन रिक्वायर्स? देखिए, सबसे पहले तो जब फौजी विकलांग हो जाता है तो उसको काउंसलिंग की जरूरत है। वो चाहे वो सर्विस में हो या सर्विस के बाद विकलांग हुआ हो, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। हमारे फौजी मेडिकल सिस्टम के अंदर कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है। दूसरी बात कि जब एक फौजी के को रिक्वायरमेंट है ब्रेल जानने की या मोबिलिटी ट्रेनिंग जानने की, तो कोई नहीं बात करता, ना कोई गाइड करता है कि आपको ये चीज सीखनी चाहिए। कोई इनको सपोर्ट ये नहीं मिलता कि जी अगर आपने कोई बिजनेस शुरू करना है या नौकरी करनी है तो इसके लिए वो व्यक्ति कहाँ जाए, इसकी कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है। जबकि एबल बॉडीड के लिए सब कुछ अवेलेबल है, पर विकलांग फौजी के लिए नहीं। तो हम कहते हैं कि जी क्यों नहीं है, आप इसको इम्प्लीमेंट करो, पर वो अभी तक हम सक्सीड नहीं कर पाए। ऐसे ही बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस हैं जिनको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाना है, तो ये तो राइट्स के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन फौज बिल्कुल इग्नोर करती है। उदाहरण के लिए जो इंडिया गेट पे नया नेशनल वॉर मेमोरियल बना है,
ये डिसेबल फ्रेंडली आज तक नहीं है। 2 साल हो गए उसको इनॉग्रेट हुए। जो चंडीगढ़ में वॉर मेमोरियल है, वहां तक पहुंचना ही विकलांग व्यक्ति के लिए मुश्किल है। ऐसे ही हर स्टेशन में स्टेशन हेडक्वार्टर है, कैंटीन है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, ये डिसेबल फ्रेंडली नहीं बने हैं। इनके बारे में जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक ये लोग हिलने को रेडी नहीं है। सो हम कहते हैं कि जी आप ऑर्डर तो दो, वो ऑर्डर ही नहीं पास करते। हम उनको बताते हैं कि जी ये कानून है, कानून के मुताबिक आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। शब्दों से एक्शन नहीं होगा, एक्शन लेने से ही एक्शन होगा। तो रिकमेंडेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। एक और इश्यू हमारे सामने आया हाल में कि जहां गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर दिया आईपीएस को, आरपीएफ को कि वो कोटा इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे जॉब्स में, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? हालांकि ये मसला कोर्ट में है। रेलवे में या पुलिस सर्विस में जहां पे भी विकलांग लोग हैं उनके लिए दूसरे ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि ये सर्विसेज ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। देखते हैं जी, वो मसला कोर्ट में है और कोर्ट ने रिकंसीडर करने को कहा है। ब्लाइंड लोगों के सामने आज के समय में कौन से बड़े चैलेंज देखते हैं आप? ब्लाइंड लोगों की तरफ से अगर उनकी स्किल ट्रेनिंग बेहतर हो तो नौकरियां अच्छी मिल सकती हैं। पुराने सिस्टम के मुताबिक अगर चलते गए तो वो सब बदल रहा है। धीरे धीरे ब्लाइंड लोग आउट ऑफ जॉब होने वाले हैं। फ्यूचर में नौकरियां की प्रकार बदल रही है और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अलग तरह की ट्रेनिंग्स होना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि कुछ मसलों पे आप गवर्नमेंट से डिसअपॉइंटेड है, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है उनसे उम्मीद है कि वो थोड़ा और जोर दे स्किल डेवलपमेंट के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनसे उम्मीद है कि वो अपने जवानों का ख्याल और ध्यान से रख पाएंगे। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनका रिएक्शन बड़ा स्लो है। इस बात पे हमें लगता है कि हमें निर्भर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट पे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी तो अवेलेबल है, वहां पे भी बहुत सारी सहायता मिल सकती है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी अब तब्दीली की जरूरत है? देखिए, आपका सवाल एनजीओ के लिए है। मैं एक उदाहरण देता हूं। कानपुर एक बहुत यूपी का मोटा शहर है, उसके अंदर एक संस्था है फॉर स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन। उसके अंदर 80 लड़के और 20 लड़कियां हैं। एडल्ट कहाँ जाएगा? एडल्ट के लिए वहां जाने के लिए हिचकिचाता है और कोई सुविधाएं हैं ही नहीं पूरे कानपुर शहर में। दूसरे अगर आप और शहरों में देखें जो स्टेट कैपिटल नहीं है, उनके अंदर इक्का दुक्का एनजीओ फॉर द ब्लाइंड है और वो भी छोटा सा। तो इसलिए उनके सपोर्ट के लिए, उनको बड़ा बनाने के लिए गवर्नमेंट को जोर लगाना पड़ेगा। और जो संस्थाएं इस वक्त चल रही हैं उनकी सोच बहुत छोटी रह जाती है। सोच बड़ी बनाएंगे तो संस्था भी बड़ी होगी। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए, सपोर्ट बहुत कमजोर है। हम लोग खास तौर से इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि वहां पर सपोर्ट कमजोर क्यों है, वहां तक जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 1000 ब्लाइंड लोगों को सहायता मिलती है। 1000 केवल मध्य प्रदेश में, बहुत कम है। उत्तराखंड में देख लीजिए, देहरादून छोड़ करके बाकी पूरे स्टेट में कोई सपोर्ट है ही नहीं फॉर द ब्लाइंड। नागालैंड में देख लीजिए, 0 फॉर द ब्लाइंड, 0। तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे जब आप सपोर्ट ही नहीं अवेलेबल करेंगे? तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं? हम तो गवर्नमेंट को सलाह दे सकते हैं कि भाई आप संस्थाओं को एनकरेज करें अलग अलग तरीकों से,
हम उनके साथ जुड़ करके उनको हेल्प करने के तैयार हैं। हमें कोई इसके लिए पेमेंट नहीं चाहिए। हम तो ब्लाइंड लोगों के फायदे की बात सोचते हैं और करते हैं। लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपकी संस्था के साथ? आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर अगर शेयर कर दें तो। मेरा फोन नंबर है 9910002406 और मेरा ईमेल एड्रेस है vftblind@yahoo.com। कुछ और सर जो मैंने नहीं पूछा आपसे, जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? हम अपने संस्था में ट्रेनिंग पे बहुत जोर देते हैं और कोई भी अनट्रेन्ड व्यक्ति ब्लाइंड लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। ट्रेनिंग पे निरंतर जोर है और इसके अंदर लीडरशिप पे खास तौर पे डेवलपमेंट है। बाकी तो मेरे ख्याल से कवर हो गया है। यही मैं आपसे पूछ रहा था, किस तरह की ट्रेनिंग आप देते हैं? मतलब फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग में क्या क्या कवर करते हैं? हम ट्रेनिंग में 5 अलग अलग मुद्दे कवर करते हैं। सबसे पहला है जानकारी ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो ब्लाइंडनेस क्या होती है, कैसे होती है और इसके बारे में ब्लाइंड व्यक्ति क्या कर सकता है। लोगों को बहुत गलतफहमियां हैं। दूसरा टॉपिक है वॉलंटियरिंग। वॉलंटियरिंग का क्या मतलब है? नौकरी नहीं है, उसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें सीरियस काम कैसे होता है, एक प्रोफेशनल अप्रोच कैसे होती है, ये हम सिखाते हैं। तीसरा है डोनर का माइंडसेट। क्या सोचता है डोनर, कैसे वो अपनी डोनेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कैसे हम उसकी सहायता कर सकते हैं, उसको जानकारी देते हैं कि वो अपने फैसले खुद ले पाए। चौथा हम सिखाते हैं लीडरशिप। लीडरशिप के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग होती है कि कैसे लीडरशिप को ग्राउंड पे सामने पेश किया जाता है। हमारे संस्था के अंदर हमने एक अपना लीडरशिप का सिस्टम बनाया है। जितने वॉलंटियर आते हैं उनमें से कुछ वॉलंटियर्स को चुन करके हम लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और ये अपॉइंटमेंट बाय इलेक्शन है। तो जो लीडर बन जाता है फिर उसको एम्पावरमेंट देते हैं, उसको मौका है बोलने का, उसके कलेक्टिव के थ्रू हम अपनी इंटरनल पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग के ऊपर जोर है और ये हम कई निरंतर कुछ महीनों के अंदर बार बार करते हैं। ट्रेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एंड फिजिकल ट्रेनिंग है। इसके अंदर जो एक शहर के अंदर जो वॉलंटियर हैं वो एकत्रित हो जाते हैं एक जगह पर जो अलग अलग शहर हैं या ज्यादा दूर हैं तो उनको ऑनलाइन हम उसी वक्त ले लेते हैं और सभी लोग इकट्ठा उस ट्रेनिंग में शामिल हो जाते हैं। दानिश, यूथ का रोल कैसे देखते हैं आप आज की डेट में डिसेबल्ड को एम्पावर करने के लिए? यूथ बिल्कुल एनर्जाइज्ड है। मेरे हिसाब से जो यूथ हैं बोथ ब्लाइंड एंड साइटेड दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत इंटरेस्ट है, बहुत दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन उनको सुपरविजन की जरूरत है। कुछ जानकारी या मेंटरिंग दे करके उनको सही दिशा में अगर बढ़ाया जाए तो रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। क्या मैसेज रहेगा आपका हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए? मैसेज तो मैं यही कहूँगा कि जी सभी ब्लाइंड व्यक्ति जो हमारे विचारों के साथ सहमत हैं वो हमारे साथ जुड़ करके खुद अपने लिए भी फायदा ले सकते हैं और दूसरे ब्लाइंड लोगों को भी फायदा दिला सकते हैं। थैंक यू कर्नल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू दानिश। तो आज हमने बात की कर्नल प्रदीप जी से, जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। अगर आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं, आप किसी तरह का कोई बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं, तो आपको इस शो में ईमेल आईडी और फोन नंबर बताया गया है, आप उनसे जुड़िए।
और उनके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं और ब्लाइंड लोगों को एम्पावर करने में अपना रोल अदा करें। अगले सप्ताह होगी फिर से मुलाकात, मिलेंगे किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ, और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम।